दोस्तों आपने सुना होगा कि 26 जून को एक डीफंक्ट यानी कि डेड रशियन सैटेलाइट 10 AM माउंटेन टाइम जो है उसका 1600 GMT है उस पर ब्लास्ट हो गया था। और इसकी जानकारी दी है यूएस स्पेस कमांड ने। ब्लास्ट के बाद डिब्रीज के टुकड़े ऑर्बिट में स्प्रेड हो गए जो ISS के ऑर्बिट के करीब था। ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसलिए नासा के एस्ट्रोनॉट्स को लगभग 1 घंटे तक अपनी स्पेस क्राफ्ट में शेल्टर लेना पड़ गया था, क्योंकि जब वो ब्लास्ट हुआ तो उसके टुकड़े बहुत तेज़ी से इधर उधर मूव करने लगे। तो अगर कोई भी टुकड़ा इनके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे टकरा जाता तो उसको भी नुकसान होता है, इसलिए वो पहले अपने सेफ्टी के लिए अंदर चले गए। नासा स्पेस स्टेशन ऑफिस ने बताया है कि ये इंसिडेंट स्पेस स्टेशन के ऑर्बिट के पास हुआ था, जो एक मेजर सेफ्टी कंसर्न था। यूएस स्पेस कमांड के मुताबिक जो दूसरे सैटेलाइट हैं उनको कोई इमीडिएट खतरा तो नहीं है, लेकिन डिब्रीज के ट्रैकिंग और सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़रूरी थे। तो अब नासा और यूएस स्पेस कमांड अब इन जो डिब्रीज हैं इनके फ्रेगमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट से बचा जा सके या फिर उससे बचने के तरीके खोजे जा सकें। ये जो सैटेलाइट है ये लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि 355 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। ये रीजन बहुत पॉपुलर है जहां हज़ारों सैटेलाइट ऑपरेट करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। तो यहाँ पर इसका ब्लास्ट होना बहुत ही घातक साबित होगा दूसरे सैटेलाइट के लिए भी। इस डिब्रीज क्लाउड के लो ऑर्बिट के कारण ये हैजार्ड जो है वो कुछ हफ्तों से महीनों तक रह सकता है। स्पेस में लगभग 25,000 से ज़्यादा डिब्रीज पीसेज हैं जो 4 इंचेस से बड़े हैं, और सैटेलाइट एक्सप्लोजन्स या कोलिजन्स के कारण ये डिब्रीज बनते हैं और ये कैसलर इफेक्ट के चांसेस को बढ़ा देते हैं। कैसलर इफेक्ट का मतलब एक चेन रिएक्शन से है, जिसमें ऑर्बिट में डिब्रीज के टुकड़े कोलिजन्स करते रहते हैं और ज़्यादा डिब्रीज उनसे क्रिएट होती रहती है, जो स्पेस मिशन के लिए बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इसे मारकर गिराया गया हो किसी मिसाइल से, रशिया ने ही ऐसा किया गया हो। तो इस पर कहा जा रहा है कि जो RESURS-P1 सैटेलाइट के का जो इनिशियल ब्रेकअप लगभग 88 मिनट में हुआ था, जिसमें सैटेलाइट ने प्लेस्टेक्स साइट के ऊपर से भी गुजरा था ये। लेकिन मैरीटाइम अलर्ट्स या फिर एयर स्पेस इंडिकेशन के अभाव में ये नहीं लगता कि रशिया ने मिसाइल लॉन्च करके सैटेलाइट को स्ट्राइक किया था। ये बात कही है स्पेस ट्रैकर और हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमर जॉनथन ने। तो क्लियरली ये कह सकते हैं कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि रशिया ने मिसाइल द्वारा टारगेट किया था उसे या फिर वो अपने आप ब्लास्ट हुआ था। हालांकि मैंने ये पहले ही बता दिया है कि ये एक डीफंक्ट यानी कि डेड सैटेलाइट था। 2022 में ही इसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। मैकडोवेल कहते हैं कि मुझे मुश्किल लगता है कि वो इतने बड़े सैटेलाइट को एसेट टारगेट के रूप में यूज़ करेंगे, लेकिन आजकल रशियंस के साथ कौन जाने क्या हो सकता है। इसके अलावा मैकडोवेल और अन्य जो एनालिस्ट है वो कहते हैं कि सैटेलाइट का जो ब्रेकअप है वो ज़्यादातर चांसेस में लेफ्ट ओवर फ्यूल ऑन बोर्ड की वजह से हुआ होगा, जिससे एक्सप्लोजन हो गया होगा। इसका मतलब है कि ये सैटेलाइट फ्यूल रेसिड्यू यानी कि फ्यूल के जो अवशेष हैं उसके कारण या किसी टेक्निकल इशू के कारण फटा होगा, ना कि किसी मिसाइल अटैक के कारण। मतलब थोड़ा बहुत फ्यूल रह गया होगा तो उसमें किसी प्रकार से ब्लास्ट हो गया होगा, जिसके कारण से ये फट गया। अच्छा, ये क्यों कहा जा रहा है बार बार कि रशिया ने इसे टारगेट किया होगा? क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। तो 15 नवंबर 2021 को रशियन एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट को शेल्टर लेना पड़ा था। ये एक मिसाइल टेस्ट हुआ था। ये टेस्ट कॉस्मोस 1408 के एक डीफंक्ट रशियन सैटेलाइट पर कंडक्ट किया गया था, जिससे 1500 से ज़्यादा ट्रैकेबल डिब्रीज और हज़ारों छोटे पीसेस क्रिएट हो गए थे। और वैसे एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल्स हैं वो अब भारत भी बना चुका है। तो ऐसे केवल 4 ही देश हैं जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जिसमें यूएस है, रशिया है, चाइना है और भारत है। पहले भारत ने ऐसी मिसाइल बनाई थी जो थोड़े लो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होंगी उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि जिससे हम जो ऊंचाई पर भी होगी सैटेलाइट उसको भी टारगेट कर सकते हैं और जो तेज़ी से मूव कर रही होगी उसको भी टारगेट कर सकते हैं। हालांकि जब रशिया ने उस वक्त ये टेस्ट किया था तब भी नासा और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस इंसिडेंट को डेंजरस और इररेस्पॉन्सिबल कहा था, क्योंकि ये स्पेस स्टेशन के ऑर्बिट के करीब था, जिससे ISS के एस्ट्रोनॉट्स को बार बार अपने कैप्सूल्स में शेल्टर लेना पड़ता है। और डिब्रीज के चलते ISS के कुछ मॉड्यूल्स टेम्परेरी सील कर दिए गए थे और रोबोटिक एक्टिविटीज़ को भी रोकना पड़ा था। रशियन स्पेस एजेंसीज ने कहा था कि एस्ट्रोनॉट्स को इमरजेंसी इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ने पर डॉक्ड कैप्सूल में शिफ्ट करने को कहा गया था। एस्ट्रोनॉट 2 दिन तक हाई अलर्ट पर रहे, लेकिन अब वापस नॉर्मल ऑपरेशंस रिज्यूम हो चुके हैं। ये उस टाइम की बात है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि सैंड ब्लास्ट एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। साथ ही जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनकी आंखों पर भी
इम्पैक्ट पड़ता है अगर वो स्पेस ट्रैवल करते हैं तो। और इन सैटेलाइट के कारण हम ओजोन लेयर में भी छेद कर देते हैं, जो कि बहुत ही कंसर्न वाली बात है। इलॉन मस्क ने एक बहुत ही बेहतरीन स्पेस सूट बनाया है जो कि आयरन मैन जैसा है, बहुत ही फायदेमंद है। गोपी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं और आपको पता है कि अंतरिक्ष में डिब्रीज बहुत हो गई है, मतलब कचरा बहुत हो गया है, तो इसको पृथ्वी पर वापस लाना होगा, तो इसमें इसरो भी मदद करने वाला है। इसके अलावा भी स्पेस में भारत का बहुत अधिक रोल है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इन सब के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो।